नमस्कार साथियों। आपको पता होगा अभी देश में हिंदी भाषा को लेकर काफी विवाद हो रहा है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। भारत में इस तरह के विवाद पहले भी हुए हैं कि जब कभी भी हिंदी को एक भाषा के तौर पर जो है हम चाहते हैं कि देश में एक व्यापक भाषा बने, तो इस बीच जो है दक्षिण भारत की तरफ से कई बार आवाज उठे हैं। आपको अगर यदि अच्छे से याद हो, हमारे भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें प्रारंभ में 14 भाषा को शामिल किया गया था। तो हम देख पा रहे हैं कि भारत की आजादी के बाद से ही जब हमारा संविधान बना तो हमने किसी एक भाषा को नहीं थोपा। हमारी जो सामरिक संस्कृति रही है, मिश्रित संस्कृति रही है, भाषाई विविधता रही है, सांस्कृतिक विविधता रही है, तो उन पहचानों को लेकर हम काफी गंभीर थे और हम समझते थे कि हमारे देश की जो संस्कृति है, अलग-अलग भाषाई विविधता है, इन भाषाओं को लेकर ही हमें आगे बढ़ना होगा और हमने उसी मॉडल को एक्सेप्ट किया और आगे चल के हमने उसी पर काम किया। तो आपने देखा कि 14 भाषा जो हमारे संविधान की 8वीं सूची में शामिल थी और फिर बाद में और भाषाओं को जोड़ा गया। अभी आपको पता होगा कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो क्या विवाद है ये जो हिंदी और दक्षिण भारतीय राज्यों के बीच, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, आपको यदि अच्छे से ध्यान हो तो मैं आपको बताऊं कि हिंदी भाषा जो है ना, इसके विकास की बात हमारे संविधान में भी कही गई है। अगर आप ठीक से रिकॉल करेंगे तो जो हमारे संविधान में 343 से लेके और 351 तक का जो प्रावधान है वो सभी अनुच्छेद जो है हिंदी भाषा से संबंधित हैं। और भारत का संविधान अगर आप अच्छे से पढ़ें, उसमें जो अनुच्छेद 351 है उसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तान में 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। तो ये काफी लंबा हो गया साथियों, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ये बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 351 मूलतः यह कहता है कि हिंदी भाषा जो है इसके प्रसार का कर्तव्य है, इसके प्रचार प्रसार का जो कर्तव्य है वह संघ पर होगा। संघ का दायित्व होगा कि वो हिंदी भाषा को जो है एक भाषा के रूप में विकास करे। चलिए, तो ये तो संवैधानिक बात हो गई। अब जो अभी नई शिक्षा नीति आई है, आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति जो है इसमें 3 भाषा को मॉडल के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। तो ये 3 भाषा मॉडल जो है ये क्या है, हम लोग इसको समझते हैं। तो 3 भाषा सूत्र भारत में बहुभाषिक शिक्षा नीति से संबंधित एक नीति है, जिसे पहली बार 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया था। तो आप परीक्षा के दृष्टिकोण से इस बिंदु को याद रख सकते हैं कि भारत में पहली बार जो है ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया है, 1968 में, जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी था उसके माध्यम से। चलिए हम आगे देखते हैं इस भाषा का जो सूत्र है वो क्या है। तो 3 भाषा सूत्र के अनुसार छात्रों को स्कूल स्तर पर 3 भाषाएं सीखनी होती है। जो पहली भाषा इसके अंतर्गत आती है वो है मातृभाषा। हम सभी अब जानते हैं कि जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन होता है यहाँ पर मातृभाषा ही होनी चाहिए। ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको पता हो प्रारंभ में जब 1833 के चार्टर एक्ट का जब हम जिक्र करते हैं तो उसी समय आगे चलकर 1835 के आसपास जो वो कह सकते हैं जो विवाद हुआ था भारतीय भाषाओं को लेके और विदेशी भाषाओं को लेके, तो वहां पर मैकाले ने उच्च शिक्षा में भाषा को लेके कहा था कि भाई अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए।
और लोअर लेवल पर जो है चलेगा अपनी मातृभाषा। तो आगे चल के वुड डिस्पैच आता है 1854 में, आप वहां भी देखते होंगे कि प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। तो ये बात आज भी देखिए है कि प्रथम भाषा के रूप में मातृभाषा होगी या कोई क्षेत्रीय भाषा होगी। जो दूसरी भाषा है वो हिंदी भाषी राज्यों में यह कोई आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है। अब देखिए हिंदी भाषी राज्यों में अगर मान लीजिए आप उत्तर भारत से हैं, तो उत्तर भारत में क्या कर सकते हैं कि आप दक्षिण भारतीय भाषा को सीख सकते हैं या आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। जबकि आप मान लीजिए नॉन हिंदी स्टेट में जाते हैं, गैर हिंदी भाषी राज्यों में जाते हैं, तो वहां पर आपको हिंदी सीखना है। तो ये अनिवार्य नहीं है। अगर आप नई शिक्षा नीति को देखिएगा तो उसमें अनिवार्य रूप से हिंदी सीखने को नहीं कहा गया है, वो 22 भाषाओं का विकल्प दिया गया है। उन विकल्पों में से आप कोई भाषा सीख सकते हैं। तो पहली भाषा मातृभाषा, दूसरी भाषा के रूप में यदि उत्तर भारतीय हैं तो आप कोई दक्षिण भारतीय राज्यों की भाषा सीख सकते हैं या अंग्रेजी सीख सकते हैं, और दक्षिण भारतीय राज्य हैं या गैर हिंदी स्टेट है तो वहां पे आप हिंदी को सीख सकते हैं या इसके हिंदी को सीख सकते हैं। और ये तीसरी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरी भाषा के रूप में, तो हिंदी भाषी राज्यों में आमतौर पर देखा जाता है कि अंग्रेजी भाषा होती है या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा होती है, जबकि नॉन हिंदी स्टेट में यह अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा होती है। तो ये जो 3 फॉर्मूला था लैंग्वेज के लेके प्रारंभ में ये लाया गया, लेकिन अभी तक ये पूर्णतः लागू नहीं हुआ है। विवाद क्यों हुआ है? तो विवाद शुरू से रहा है, खास करके भारत हिंदी पट्टी और दक्षिण भारतीय राज्यों में। खास करके आपको याद हो तो तमिलनाडु स्टेट इसका काफी जो है कड़े रूप में प्रतिरोध करता रहा है। आपको याद हो तो करुणानिधि जो डीएमके के कभी नेता बने, उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तब मिली जब उन्होंने हिंदी का खूब विरोध किया। तो ये मैं मानता हूं कि भारत की सांस्कृतिक एकता, भाषाई एकता, विविधता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सही भाषाओं का सम्मान हो। किसी भाषा को हम थोपे नहीं सीखने के लिए। और हम ये भी जानते हैं कि भाषा आपके व्यक्तित्व को निखारती है। आप जितने भाषाओं को सीखेंगे आप उतने ही दक्ष बनेंगे। तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर राजनीति भी एक पहलू है जिसके कारण जो है आप कह सकते हैं कि ये विवाद अक्सर होता रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में वहां भी चुनाव होना है। तो ये एक मुद्दा काफी संवेदनशील है और इसमें जो है हमें मिलजुल कर जो है बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अब आप देखेंगे कि तमिलनाडु में जो है हिंदी को अनिवार्य करने के लिए किसी भी प्रयास का लंबे समय से विरोध होता रहा है। 1965 में भी देखिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के प्रयास हुए, लेकिन तमिलनाडु पर बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। आपको साथियों बताऊं, जब संविधान लागू हुआ था तो कहा यह गया था कि भाई 15 वर्षों के लिए जो है ऑफिशियल कामों के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होगा। तो 15 वर्ष 1965 में पूरा हो रहा था, यानी अब हिंदी जो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल पूरे देश में हो रहा था, अब वहां पर हिंदी को लाने की बात चल रही थी। तो इसी बात के चलते विरोध हुआ और उस विरोध का परिणाम यह हुआ कि उस समय से लगातार इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में धीरे धीरे हम एक्सटेंड करते चले गए और आज तक वो बना हुआ है। तो ये हिंदी जो राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात थी, ये अभी तक नहीं बन पाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं तमिलनाडु में वर्तमान में केवल 2 भाषा सूत्र लागू है, तमिल और अंग्रेजी। और देखिए यहाँ पर कुछ आरोप है कि हिंदी थोपने का आरोप जो है गैर हिंदी राज्य लगाते रहे हैं और उनका मानना है कि इससे उनकी जो स्थानीय भाषा है उनकी संस्कृति को आघात हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये एक भाषाई पहचान की बात है जो कि काफी संवेदनशील मुद्दा है। उत्तर भारत में विदेशी भाषा को बढ़ावा देने का मुद्दा, हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी को अधिक बढ़ावा देने को लेकर भी चिंता उठी है। आप देखिएगा हम लोग जो उत्तर भारत में हैं विदेशी भाषा में अंग्रेजी को बढ़ावा देते हैं का मुद्दा विभिन्न भाषी राज्यों में अंग्रेजी को अधिक बढ़ावा देने। तो देखिए हमारा अपना मानना है, ये जो भी बात है, आप या हम इस सभ्यता में जो वही देश आगे बढ़ा है जिसने विविध भाषाओं को पढ़ा और विविध भाषाओं को पढ़ने के साथ साथ समाज की अन्य संस्कृति से जब जुड़े तो उनके ज्ञान से वो अपने आपको क्या किए, इनरिच किए, लाभान्वित हुए। तो इन सब चीजों से परे
सरकार को ये चाहिए, और सरकार ने कहा है, स्पष्ट कहा है कि नई शिक्षा नीति में कहीं भी आपको हिंदी एक्सेप्ट करने की बाध्यता नहीं है। 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पहली ये बात तो झूठ है कि हिंदी थोपा जा रहा है। हिंदी थोपा नहीं जा रहा है, एक विकल्प के रूप में दिया गया है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप यदि मान लीजिए एक सिविल सर्विस में जाते हैं, तो दक्षिण भारतीय राज्य से हैं और आपको काम उत्तर भारत में करना पड़ेगा, तो आपको फिर भाषा सिखाया जाता है। उसी तरह से उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारत में काम करना है, तो उनको भी वहां भाषा सिखाया जाता है। तो भाषा सीखना बुराई नहीं है, और थोपा भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो 3 भाषा का आपको बता दिए कि नई शिक्षा नीति में भी स्पष्ट किया गया है कि भाई यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है, 3 भाषा सूत्र को बनाए रखा गया है। बट तमिलनाडु ने कहा है कि वो इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि राज्यों और स्कूलों को यह फ्रीडम दिया गया है कि वे अपनी भाषा नीति तय करें। छात्रों को अपनी सुविधा अनुसार कोई भी 3 भाषा चयन करने का अधिकार है। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा को अनिवार्य किया गया है। क्लियर है? तो हम अब जो है आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो पहली बात ये कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, और हमने बगल में ही देखा कि बांग्लादेश भाषा के आधार पर एक नया देश बना। तो ऐसा न हो, और इस तरह की घटना न हो कि हम बांग्लादेश जैसी परिस्थितियों से जूझें। तो हम चाहेंगे कि भारत की एकता को बनाए रखने हेतु सभी राजनीतिक दल अपनी व्यक्तिगत जो विरोध है उसको दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने हेतु प्रयासरत रहें। और जहां तक बात है हिंदी थोपने की, तो हमारा भी मानना है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाना चाहिए। उनको विकल्प दिया गया, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप नहीं पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, अब बात ये है कि हिंदी को लेके क्या आप सोचते हैं। तो हिंदी बाकी भाषाओं की तरह ही एक भाषा है। यदि आप सक्षम है तो सीखें, और नहीं सक्षम है तो मत सीखें, लेकिन इसका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार से भी लोग जाके वहाँ तमिल सीख लेते हैं और वहाँ की संस्कृति में योगदान देते हैं। तो भाषा के प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और 3 भाषा सूत्र की मूल भावना सकारात्मक है, और इसका उद्देश्य भाषाई समावेशिता और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद साथियों।